एक बहुत अहम चुनाव है ये 2024 का, और इस अहम चुनाव में कुछ बड़े अहम फैसले भी होने हैं। उसमें से एक फैसला ये है कि क्या ये देश संविधान से चलेगा या ये देश किसी की मर्जी से चलेगा। उसमें से एक फैसला है कि क्या ये देश युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, बेरोजगारों की आवाज़ को सुनेगा या एक आदमी के मन की बात सुनेगा। एक अहम फैसला इस देश को करना है कि क्या आने वाले भविष्य में ये देश रोजगार चाहता है, महंगाई कम चाहता है, गरीबी कम चाहता है, किसानों की के लिए सहूलियत, अच्छे दाम चाहता है या सिर्फ जुमले चाहता है। और इसीलिए ये जो चुनाव है ये बहुत अहम है। ये हर साल की तरह होने वाला आम चुनाव नहीं है जो हर 5 साल में होता है। और इस चुनाव की कुछ बड़ी परिवेश है। इस चुनाव का एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये चुनाव हो रहा है। वो कॉन्टेक्स्ट है कि देश के, दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र में, जहां पर 65% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं, ऐसे राष्ट्र में रोजगार की बात ही नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। एक डेवलपिंग कंट्री में आटा, दही, पढ़ाई, दवाई पर जीएसटी लगाया हुआ है। कमर तोड़ महंगाई है। टैक्स वसूली चल रही है इस देश में। इस देश में 2014 से 24 के बीच में अमीरों और गरीबों के बीच में इतनी बड़ी खाई बनाई गई कि अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। और जब इस केस शेप्ड रिकवरी की बात प्रधानमंत्री से की जाती है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या सब गरीब हो जाएं। ये भी तो कह सकते थे कि क्या सब अमीर हो जाए। ये मानसिकता है प्रधानमंत्री की। ये चुनाव हो रहा है तब जब 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है अपनी फसल का सही दाम मांगते हुए। कोई भूला नहीं है उन 700 किसानों को जो जाड़ा, गर्मी, बरसात में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे अपनी मांग, अपनी जायज मांग को लेकर, और नरेंद्र मोदी सरकार ने उनकी एक न सुनी। अपने अहंकार के चलते 700 किसानों की शहादत हुई और अंत में नाक रगड़ के 3 काले कानून वापस लेने पड़े। और जब किसान फिर से दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है, तो क्यों मना कर दिया जाता है। दिल्ली जाने वाले किसानों के लिए सड़कें खुदवा दी जाती हैं, किले गड़वा दी जाती हैं। दिल्ली जाने वाले किसानों के ऊपर आंसू गैस के बमगोले छोड़े जाते हैं। जब किसानों की शहादत हो जाती है तो प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे क्या, मेरे लिए थोड़े ही मरे। ये हाल है प्रधानमंत्री का। जब तमाम नेता जो नाम लेके कहते हैं हम उनसे मिले, सतपाल मलिक उसमें से एक है जो बीजेपी के नेता थे, वो कहते हैं प्रधानमंत्री ने पलट के कहा मैनू की, मेरे लिए थोड़ी मरे। तो मेरा अपना मानना है कि बहुत, और ये चुनाव महिला सुरक्षा पर मैं जितनी बात करूं उतनी कम हो। ये चुनाव तब हो रहा है जब हाथरस से लेके लखीमपुर, लखीमपुर से लेके उन्नाव, उन्नाव से लेके गुजरात की बिल्किस बानो, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, हमारी सबसे होनहार बेटियां, हर औरत के खिलाफ अपराध हुआ और हर बार संरक्षण, हर बार प्रोटेक्शन, हर बार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार आरोपी के साथ खड़े पाए गए। तो ये परिवेश है इस चुनाव का। इस चुनाव में कोई गंगा में तैरती हुई लाशें भूला नहीं है कोरोना में, ना कोई भूला है कि कैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों श्रमिकों को पैदल चलवाया, चिलचिलाती धूप में, तपती सड़कों पर, पैरों में छाले लिए, फफोले लिए, बच्चों को हाथ में लिए, गरीब मजदूर पैदल चलते रहे और ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलती रही कि कोई सड़क पर है ही नहीं। तो ये कोई भूला नहीं है। कोई भूला नहीं है कि जब युवा ने रोजगार मांगा तो नरेंद्र मोदी ने कहा पकौड़े तल लो। पकौड़े भी तलने को तैयार थे। 90 का तेल आपने 220 कर दिया, आपने 400 की गैस को 1100 कर दिया, पकौड़े भी कैसे तले जाए। जब आपसे महंगाई की बातें देश की औरतों ने कही तो आपकी वित्त मंत्री ने कहा मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। अरे आप नहीं खाती होंगी, देश तो खाता है। तो जिस तरह के जुमले हमने सुने हैं और जिन जुमलों का अंत होना है, उस परिवेश में ये चुनाव हो रहा है। तो हर उस समस्या का जिसको बनाने का पिछले 10 साल में काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, हमने भी ठान ली है कि हम हर उस समस्या का अंत करेंगे, हर उस समस्या का समाधान लेंगे। और ये 48 पेज का हमारा
डॉक्यूमेंट, ये 48 पेज का पन्नों का हमारा न्याय पत्र, 15,329 शब्द हैं, जिसमें ये हर उस समस्या का निवारण है, हर उस समस्या का समाधान है जो नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने बनाई। इसके 5 बड़े स्तंभ हैं। ये कमरे में बैठकर 2 विशेषज्ञों से बात करके टाइप करके नहीं बना है। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा की कि ये देश जुड़ा रहे। उस पदयात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में, वो तमामों अजनबियों से मिले, तमामों अजनबियों के आंसू पूछे, उनको गले लगाया, युवाओं से मिले, किसानों से मिले, महिलाओं से मिले, पंजाब से होकर गए और लोगों ने जो अपनी समस्याएं बताई, लोगों ने जो अपनी आशाएं बताई, अपनी सरकार से अपेक्षा बताई, वो है ये मैनिफेस्टो। जब वो मणिपुर से मुंबई चले, जिस मणिपुर में 1 साल गुजर जाने के बाद भी प्रधानमंत्री के अंदर हिम्मत नहीं है जाने की, उस मणिपुर से मुंबई की जब उन्होंने यात्रा करी और देश के युवाओं ने, महिलाओं ने, कारोबारियों ने, किसानों ने, मजदूरों ने अपने दिल की बात जो बताई, वो है इस मैनिफेस्टो। तो इस मैनिफेस्टो में, इस न्याय पत्र में 5 बड़े स्तंभ हैं और मैं पहला स्तंभ युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय से शुरू करना चाहते हैं। युवा न्याय क्यों जरूरी है और युवा न्याय में हम क्या कह रहे हैं? युवा न्याय में हम कह रहे हैं कि 30 लाख सरकारी पद जो सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली पड़े हैं, उनको 15 अगस्त से सरकार बनते ही फटाफट हम भरने का काम करेंगे। हम कह रहे हैं कि हम 1 साल के लिए स्टाइपेंड 1 लाख रुपए का डिग्री और डिप्लोमा धारकों को देंगे जो वो स्टाइपेंड पाना चाहता है, जिससे कि उसकी ट्रेनिंग हो सके, उसका स्किल मैनेजमेंट हो सके। हमारा कहना है कि हम अग्निवीर जैसी योजना का अंत करेंगे, क्योंकि इस देश की सरहद का, इस देश की रक्षा का, इस देश की सुरक्षा का, इस देश की सेना का काम ठेके पर नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि 73 साल का प्रधानमंत्री 5 साल और मांग रहा है और 24 साल के लड़के को कह रहा है तुम रिटायर होकर घर चले जाओ। और वो लड़का ऐसी छोटी मोटी नौकरी नहीं कर रहा है, वो लड़का तपते हुए रेगिस्तान से लेके हाड़ कांपती ठंड, हड्डी गलाने वाली ठंड सियाचिन में खड़ा होकर इस देश की रक्षा कर रहा है। और उसके साथ जो आप पक्षपात कर रहे हैं, आप जो सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं, आप जो सेना, जो युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं, उनका हम अंत करेंगे, अग्निवीर को स्क्रैप करेंगे और जैसे पुरानी नौकरी देते थे सेना में, उसको तुरंत बहाल किया जाएगा। पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे नॉर्थ इंडिया में और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाना जरूरी है, क्योंकि युवाओं के सपनों को ध्वस्त होते पेपर लीक से ज्यादा कोई जिम्मेदार नहीं। बच्चे पढ़ते लिखते हैं, माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं, कम खाना खाते हैं, कम खर्चे करते हैं कि बच्चा पढ़ जाए, पढ़ जाते हैं, बच्चे पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, उनकी क्या गलती है? तो इस पेपर लीक माफिया का पूरा अंत होगा और ये युवा न्याय में हम बात करते हैं। मैं बात नारी न्याय की करना चाहती हूँ। इस देश की आधी आबादी, और आधी आबादी इतनी असुरक्षित कि नरेंद्र मोदी जिस काशी के सांसद हैं, उस काशी में IIT BHU में एक लड़की का सामूहिक बलात्कार होता है और उसके बलात्कारी के आरोपी जो है वो बीजेपी के IT सेल के सक्षम पटेल और कुणाल पांडे और आनंद चौहान जैसे लड़के हैं। ये बीजेपी की IT सेल में काम करने वाले लोग हैं। ये हाल इन्होंने मेरे देश का कर दिया। जो सबसे होनहार एथलीट बेटियां मेडल लाती थी तो मोदी जी हाथ मिलाते थे। जब उन्होंने कहा इस बंदे ने हमारा यौन शोषण किया है तो उन लोगों को पिटवाया, लड़कियों को पिटवाया, रोंदवाया बूटों के तले, लेकिन खड़े रहे ब्रजभूषण सिंह के साथ। तो आधी आबादी के खिलाफ जो षड्यंत्र किया है उनको हक मिलना जरूरी है और इसीलिए हम गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए प्रति साल मतलब 8500 रुपए प्रति महीना डालेंगे और इससे औरत परिवार की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, समृद्धि पर ज्यादा बेहतर खर्च कर सकेगी। ये महालक्ष्मी योजना का हिस्सा है जो हम कर्नाटका और तेलंगाना में करके दिखा रहे हैं, अब पूरे देश में लागू करेंगे। और मैं आपको बता दूं 48 लाख करोड़ का बजट है भारत सरकार का। 2 या 3 लाख करोड़ रुपए अगर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लग जाए, अगर औरतों के हाथ में थोड़ा पैसा आ जाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। हमारा अगला प्रॉमिस महिलाओं के लिए है कि सरकारी नौकरियों में
आधी सरकारी नौकरियां महिलाओं के लिए सुरक्षित की जाएंगी, आरक्षित की जाएंगी, जिससे जितनी ज़्यादा महिलाएं जब वर्कफोर्स का हिस्सा बनेंगी, इतना सुरक्षित समाज होगा। मैं यहाँ पर एक महिला अकेले मंच पर हूँ, मेरे सामने जहाँ तक मुझे दिख रहा है 3 महिलाएं आपके बीच में है। ज़्यादा महिलाएं, जितनी ज़्यादा महिलाएं कामकाज में इकोनॉमी का पार्टिसिपेशन करेंगी, उतना समृद्ध और उतना सुरक्षित ये समाज उनके लिए होगा। मैं किसानों की बात करना चाहती हूँ और किसानों की बात सबसे ज़्यादा करनी चाहिए पंजाब में। 10 साल में जो दुर्दशा नरेंद्र मोदी ने किसानों की करी है, ये इससे पहले कभी नहीं। क्या मांग रहे हैं किसान? किसान आपसे ये कह रहे हैं हमारे लिए सूरज चांद तारे तोड़ दो। किसान यही तो कह रहा है कि हमें एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, हमें हमारी फसल का सही दाम दे दीजिए। और किसान कौन होता है? किसान हर व्यक्ति नहीं बन सकता है। जो किसान होता है बड़े हौसले का काम होता है। धरती का कलेजा फाड़ के फसल उगाता है। लहलाती फसल पर अगर बिजली गिर जाए, पानी पड़ जाए, ओले पड़ जाए, तो किसान हाथ पे हाथ धरा नहीं बैठता है, फिर से मेहनत करता है, फिर से हिम्मत जुटाता है, फिर से फसल उगाता है, हमारा आपका पेट पालता है। और इन्हीं किसानों के, इन्हीं अन्नदाताओं के वो बच्चे सरहद पे हमारी रक्षा करते हैं। और जब वो कभी कभी तिरंगे में लिपट कर वापस घर आते हैं शहीद होकर, तो माँ बाप आंसू नहीं बहाते हैं, फक्र करते हैं अपने बच्चों की शहादत पर इस देश के लिए। और उन किसानों को आपने गुंडा कहा, आतंकी कहा, खालिस्तानी कहा, मवाली कहा। उन किसानों को आपने मरने दिया। दिल्ली की सरहद पर 1.25 साल तक जाड़ा, गर्मी, बरसात के नीचे उनको मजबूर किया बैठकर प्रदर्शन करने को। 700 किसानों की शहादत हुई और अंत में आपको नाक रगड़ के वो काले कानून वापस लेने पड़े। आपके अहंकार के, आपके घमंड के चलते 700 किसान शहीद हो गए। मैं एक और बात यहाँ पे करना चाहती हूँ। किसान फिर से दिल्ली आना चाहते थे। दिल्ली किसी की बकौती नहीं है। दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है। जितनी मेरी है उतनी आपकी है, उतनी किसी और की है, उतनी देश के किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, पुरुषों की, युवाओं की है। और दिल्ली आने वाले किसान क्या करना चाहते थे? शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे। उनके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए, उनके लिए कीले गड़वा दिए, उनके ऊपर आंसू गैस के बम गोले छोड़े। तो यही किसान अब आपकी मगरूर, आपकी घमंडी सत्ता का अंत करने जा रहे हैं, क्योंकि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी हम देंगे। यही नहीं, हम किसानी और खेती को जीएसटी से मुक्त करेंगे। खाद पर, बीज पर, जीएसटी के उपक्रम पर, खेती की हर चीज पर आपने जीएसटी लगाया है। जीएसटी से मुक्त होगी खेती। और सबसे बड़ी बात, हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे। हमने पहले भी की है 72,000 करोड़ की कर्ज माफी, फिर से करके दिखाएंगे। आप 16 लाख करोड़ मित्रों का माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों की कर्जा माफी क्यों नहीं कर सकते हैं? और इसीलिए जरूरी है कि किसानों को उनका हक मिले और हम एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ साथ कर्ज माफी और जीएसटी मुक्त खेती करने जा रहे हैं। मैं अगली बात श्रमिकों की करना चाहती हूँ। श्रमिकों की बात करनी जरूरी है। कौन है श्रमिक? श्रमिक वो है जो इस देश को अपने हाथों से बनाता है, इस देश की नींव डालता है, इस देश की बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है। वो बड़े बड़े चकाचौंध जहां पर इवेंट होते हैं, वो जगह बनाई श्रमिकों के द्वारा जाती है। और क्या मिल रहा है श्रमिकों को? आपका मन आया, आपने तुगलकी फरमान लगाया, कुछ घंटों के नोटिस पर आपने लॉकडाउन लगा दिया पूरे देश में। लेकिन क्या आपने सोचा कि जो मजदूर है उसका क्या हाल है? वो मजदूर सड़कों पर अप्रैल, मई, जून की गर्मी में पैदल चलते हुए अपने घर पहुंचा। छोटी छोटी बच्चियां साइकिल चलाकर साउथ से बिहार पहुंची अपने पिता को लेकर। बच्चों को हाथ में लिए किसान मजबूर होकर चलता रहा, श्रमिक मजदूर होकर चलता रहा। क्यों मजबूर किया आपने? क्यों उनके पैरों में छाले, उनके पैरों में फफोले आने दिया आपने? और इसलिए हम मजदूरों के सम्मान में सबसे पहले मनरेगा, जिसने ग्रामीण भारत की तकदीर और तस्वीर बदली, उसका न्यूनतम मानदेय 400 रुपए प्रतिदिन करने जा रहे हैं। हम ये जो गिग वर्कर्स होते हैं, जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर, इस तरह के लोग, ब्लिंकिट, जो तुरंत 10 मिनट की पलक झपकते ही आपका सामान आपके घर लेकर आते हैं, उनकी बेहतरी के लिए एक गिग वर्कर्स इकोनॉमी प्रोटेक्शन एक्ट लाने जा रहे हैं। अगर उनको कभी चोट आ जाए, उनका पैर टूट जाए, वो 6, 7, 8 महीने बिस्तर पे पड़ जाए, क्या होगा उनके परिवारों का? हम इस देश में स्वास्थ्य की क्रांति लाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है
कि जो 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना हमने राजस्थान में चलाई वो देश में चलानी संभव है। उसमें इलाज होगा, टेस्ट होगा, दवाइयाँ मिलेंगी, हर तरह का ट्रीटमेंट होगा। और अंत में मैं बात करना चाहती हूँ हिस्सेदारी न्याय की। क्या है हिस्सेदारी न्याय? इस देश की 80-85% आबादी जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े वर्ग से आती है, और यहाँ तक कि सामान्य वर्ग का गरीब भी, वो हाशिए पर क्यों है? आपके पैर में आज चोट आ जाए और आप डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर ये निर्णय कैसे लेगा कि आपको प्लास्टर चढ़ेगा या क्रेप बैंडेज बनेगा या गर्म पानी से सेक होगी या ठंडे से होगी या आइस पैक लगेगा? ये कैसे फैसला करेगा डॉक्टर? वो आपसे एक्सरे कराने को कहेगा, और यही एक्सरे तो हम नरेंद्र मोदी से कह कहकर हार गए, देश में करा लीजिए। 2011 के बाद से इस देश में जनगणना नहीं हुई, सामाजिक आर्थिक जनगणना होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जो 80-85% इस देश की आबादी है वो हाशिए पर क्यों है, क्यों उनको उनका हक नहीं मिलता है, क्यों उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, क्यों 90 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज में 3 ओबीसी से हैं, क्यों आईआईटी और आईआईएम्स में 4%, 5% ओबीसी प्रोफेसर है, ऐसा क्यों है? और इसीलिए जातिगत जनगणना करानी जरूरी है, जिससे जो नीति निर्माण है वो दलितों, आदिवासियों, वंचितों के साथ साथ, पिछड़ों के साथ साथ उस गरीब सामान्य वर्ग के लिए भी हो जिसकी तरफ आपकी नीतियां नहीं जा रही। और हमने एक बहुत क्रांतिकारी चीज का उद्घोषणा करी करीब 8-10 दिन पहले, और वो है कि हम रोजगार की भी बात करते हैं, साथ में आपकी रोटी की भी बात करते हैं। जिस 5 किलो राशन की बात नरेंद्र मोदी करते हैं वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कांग्रेस सरकार लाई उसके अंतर्गत मिल रहा है, और हमारा मानना है कि हम उसकी लिमिट बढ़ाकर 10 किलो प्रति व्यक्ति करेंगे, हमारी सरकार बनेगी। यही 10 किलो हम कर्नाटका में, यही 10 किलो हम तेलंगाना में दे रहे हैं। ये संभव है, ऐसा हम करके रहेंगे। मैं अपने मैनिफेस्टो पर बात करने के बाद 2-4 बातें और कहना चाहती हूँ, और ये वो बातें हैं जो कहनी जरूरी है। लोग सवाल उठाते हैं पैसा कहाँ से आएगा। ये सवाल तब नहीं उठते जब अमीरों की कर्जा माफी होती है, ये सवाल तब नहीं उठते जब प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के नए हवाई जहाज में चलते हैं, 20 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 करोड़ का चश्मा लगाते हैं, 1.5 लाख का पेन रखते हैं। ये सवाल तब नहीं उठते। ये सवाल अब उठते हैं जब गरीबों की, किसानों की, श्रमिकों की, महिलाओं की, रोजगार की बात करो तो पैसे का सवाल उठने लगता है। जैसे 16 लाख करोड़ माफ हुए थे वैसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। 48 लाख करोड़ भारतीय सरकार का बजट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है, उसमें ये सारे प्रोविजंस किए जा सकते हैं। कोई भी सरकार अगर सही नीयत से और ईमानदारी से काम करना चाहे तो बहुत सारी चीजें कर सकती है।